अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है इनवर्स प्रपोर्शन का। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इनवर्स प्रपोर्शंस क्या होती है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट जो लास्ट दो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आप लोगों को, जब हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी, तो एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करते हुए मैंने प्रपोर्शंस की डेफिनेशन आपको बताई थी कि प्रपोर्शंस किससे कहते हैं और इसकी जो दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसमें से जो फर्स्ट टाइप होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और इस डायरेक्ट प्रपोर्शंस को हमने एक्सरसाइज 3.3 करते हुए डिफाइन किया था। और एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे डायरेक्ट प्रपोर्शंस के थे। आज हम स्टूडेंट जो प्रपोर्शंस की सेकंड टाइप है जिसको हम इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रपोर्शंस कहते हैं, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इनवर्स प्रपोर्शंस को पहले डिफाइन करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट के इनवर्स प्रपोर्शंस की डेफिनेशन क्या होगी। इनवर्स प्रपोर्शंस की डेफिनेशन होगी द रिलेशन between two quantities are such that if one quantity या first quantity कहते हैं, if first quantity increase then second quantity decrease in the same ratio or in inverse proportion। यानी दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन कि इफ फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज देन सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज इन द सेम रेशियो देन दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। यानी इधर आप देन भी लिख सकते हैं, देन दीज क्वांटिटीज देन दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। यानी स्टूडेंट के दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो फिर जो सेकंड क्वांटिटी है वो उसी रेशियो के साथ डिक्रीज कर रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, वो इनवर्स प्रपोर्शंस का है। या अगर आप स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वांटिटी है that if first quantity increase के बजाय जहां पे ब्रैकेट में क्या लिखे, डिक्रीज लिखे, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी को हम डिक्रीज करते हैं और फिर जो सेकंड क्वांटिटी है वो उसी रेशियो के साथ क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो, तो फिर हम कहेंगे कि जो फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे के इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन में है। इनवर्स प्रपोर्शंस भी कहते हैं स्टूडेंट, इसको इनडायरेक्ट प्रपोर्शंस भी कह सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं स्पीड और टाइम में अगर प्रपोर्शन लूं, मेरे पास दो क्वांटिटीज है जहां पे जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो आपके पास स्पीड है और जो सेकंड क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, टाइम है। अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और अगर हम स्पीड डिक्रीज करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इट मींस कि स्पीड और टाइम में जो रिलेशन है
वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी इनवर्स प्रपोर्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आपने जाना हो गाड़ी के ऊपर ओ से ए तक, ओ से ए तक जाते हुए दो चीजें आप कवर करते हैं, एक टाइम और दूसरी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो होती है। अगर आपने स्पीड और टाइम में रिलेशन बनाना हो कि इनमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है, तो इट मींस कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो आप अपनी डेस्टिनेशन में यानी ए तक जल्दी पहुंचेंगे, कम टाइम में पहुंचेंगे। और अगर स्पीड कम है तो फिर ओ से ए तक जाने में आपको अपनी डेस्टिनेशन तक जाने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जैसे अगर गाड़ी स्लो चल रही है तो आपने कहीं जाना है, अगर गाड़ी स्लो चल रही है, गाड़ी की स्पीड कम है, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, यानी स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा हुआ। और अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो फिर आप अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कम टाइम में आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो इट मींस कि स्पीड इंक्रीज करने से टाइम डिक्रीज कर जाता है, और अगर स्पीड को डिक्रीज करें तो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इट मींस कि स्पीड और टाइम में जो प्रपोर्शन है वो कौन सा प्रपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं। अब इस इनवर्स प्रपोर्शन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन है, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का, 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days, यानी 8 बंदे जो हैं वो एक पुल तामीर करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, और उस ब्रिज को बनाने में 8 बंदे कितने दिन लेते हैं, 12 days लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। आपसे पूछ रहा है कि अगर जो मैन है वो 6 हो जाए, यानी जो बंदे हैं, जो पर्सन्स हैं, जो वर्कर्स हैं वो 6 हो जाए, तो फिर उसी ब्रिज को बनाने के लिए, यानी सेम ब्रिज को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। टाइम मींस के डेज कितने लगेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम आंसर लिखते हुए कि हमने फाइंड क्या करना है ये देखना है। हमने ये फाइंड करना है कि जो 6 men है, यानी 6 बंदे, 6 वर्कर्स सेम ब्रिज को कितने टाइम में यानी कितने डेज में बनाएंगे। तो जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हमने लेट करना होगा, जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है उस क्वांटिटी को हमने लेट करना होगा x। तो यहां पर हमने फाइंड करना है टाइम, तो लेट द डेज, डेज मींस टाइम ही है, लेट द डेज, रिक्वायर्ड डेज जो हमने फाइंड करना है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमें जो गिवन है वो जरा हम देखते हैं। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गिवन है कि 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days, यानी अगर बंदे 8 हो, यानी 8 men हो, 8 men हो, ये ब्रिज को बनाने के लिए कितने डेज लेते हैं, 12 डेज लेते हैं। तो ये हमें क्या है, गिवन है। तो इस डेटा की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हमने इसमें प्रपोर्शंस बनाना है, तो प्रपोर्शंस बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल के 2 कॉलम्स बनाएंगे, और फर्स्ट कॉलम में हमने उस क्वांटिटी को रखना है जिसको हमने फाइंड करना है। तो यहां पर हमने डेज फाइंड करने हैं, तो इट मींस कि फर्स्ट कॉलम में मैं डेज लिखूंगा और सेकंड कॉलम में मैं वर्कर्स लिखूंगा या मेंस लिखूंगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जो चीज हमें गिवन है वो क्या है कि अगर बंदे हूं यानी मजदूर हूं, वर्कर हूं, 8 वर्कर हूं, तो जो डेज लगते हैं टू बिल्ड द ब्रिज दैट आर 12 days। तो मेंस के कॉलम में हम 8 लिखेंगे और डेज के कॉलम में 12 लिखेंगे। इट मींस कि अगर मेंस 8 हूं तो ब्रिज को बिल्ड करने में कितने डेज लगेंगे, 12 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज, यानी अब अगर वर्कर हूं 6
तो फिर 6 वर्कर हूं, 6 मेंस हूं, तो फिर सेम ब्रिज को बनाने के लिए कितने डेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो उसको हमने लेट किया हुआ है किसके इक्वल, x के इक्वल लेट किया हुआ है। तो 6 के करस्पॉन्डिंग डेज के कॉलम में हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब स्टूडेंट हम जो फर्स्ट कॉलम है, जो डेज का कॉलम है, इसमें एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाने के बाद हमने अब मंथ और डेज में प्रोपोर्शन बनाना है। और अगर मंथ और डेज में प्रोपोर्शन बनाते हुए दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है तो सेकंड कॉलम में भी फिर एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे रखेंगे। और अगर मंथ और डेज में जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है तो फिर हम सेकंड कॉलम में जो एरो की डायरेक्शन होगी उसको डाउनवर्ड रखेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के प्रोपोर्शंस बनाने के लिए पहले हम देखेंगे जब बंदे थे यानी वर्कर थे जब 8, तो उस ब्रिज को बिल्ड करने के लिए कितने डेज लगते थे, 12 डेज लगते थे। अब नेक्स्ट केस में वर्कर हो गए 6, यानी 8 से वर्कर कितने हो गए, 6 हो गए, यानी वर्कर डिक्रीज कर गए, वर्कर्स मजदूर जो है वो कम हो गए। अब अगर वर्कर डिक्रीज कर गए, मेंस डिक्रीज कर गए, तो फिर ब्रिज को बिल्ड करने के लिए, सेम ब्रिज को बिल्ड करने के लिए जो डेज लगेंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। यानी मेन डिक्रीज कर गए हैं तो डेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। इट मींस के मेंथ और डेज में जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता था कि अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेन डिक्रीज कर रहे हैं यानी 8 से 6 हो रहे हैं, तो वर्कर्स जो डेज हैं ब्रिज को बिल्ड करने के लिए वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि वर्कर कम हो गए तो उनको उसी ब्रिज को बनाने के लिए फिर ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा डेज लगेंगे। तो अब इट मींस के मेंथ और डेज में जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फिर हम सेकंड कॉलम में जो एरो की डायरेक्शन होगी वो क्या रखेंगे, उसको डाउनवर्ड रखेंगे। तो ये दोनों एरोज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट मींस कि ये क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब हम स्टूडेंट x डिवाइडेड बाय 12 करेंगे फर्स्ट कॉलम में एरो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में एरो है वहां से आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है, तो x डिवाइडेड बाय 12 होगा इज इक्वल टू सेकंड कॉलम में एरो डाउनवर्ड है तो फिर 8 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, यानी 8 एरो की डायरेक्शन जिसमें है उसी ऑर्डर के साथ हम क्या करते हैं, उसी एरो की डायरेक्शंस के ऑर्डर में हम लोग डिवीजन करते हैं। तो ये 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6। अब यहां से 12 सेकंड साइड पे जाके 8 डिवाइडेड बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 6 2 12 2 8 16, तो x क्या आ जाएगा, आपके पास 16 आएगा। x को हमने क्या सपोज किया था, x को हमने सपोज किया था द रिक्वायर्ड डेज, यानी 6 मेंस को सेम ब्रिज बनाने के लिए जो डेज रिक्वायर होंगे उनको हमने x सपोज किया था। तो इट मींस कि x हमारे पास 16 आ गया, तो इट मींस कि 6 मेन को सेम ब्रिज बनाने के लिए 16 डेज का टाइम जो होगा वो कंज्यूम होगा, यानी इतने डेज लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इफ 12 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 20 डेज, यानी अगर 12 वर्कर जो है वो एक बिल्डिंग को पेंट करते हैं 20 डेज में, हाउ मेनी वर्कर्स वुड इट टेक टू कंप्लीट इन। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में 15 डेज है और पार्ट 2 में 48 डेज है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 12 वर्कर्स जो है वो एक बिल्डिंग को 20 डेज में पेंट कर लेते हैं, तो फिर अगर डेज हूं आपके पास पार्ट 1 में 15, तो 15 डेज में उसी बिल्डिंग को पेंट करने के लिए कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे ये बताना है। और पार्ट 2 में है 48 डेज, यानी अगर डेज 48 हो तो फिर कितने वर्कर्स जो हैं वो उस बिल्डिंग को सेम बिल्डिंग को पेंट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं पार्ट 2 करता हूं, पार्ट 1 आप खुद ही करें। तो पार्ट 2 में आपके पास डेज है 48,
हमने ये फाइंड करना है कि 48 डेज में कितने वर्कर्स रिक्वायर होंगे टू पेंट द सेम बिल्डिंग। तो हम जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है उसको सबसे पहले हमने लेट करना है। लेट यहां पर हमने क्या फाइंड करना है, वर्कर्स यानी नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है। तो हम लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स that are required to paint the building in 48 days are x। यानी जो नंबर ऑफ वर्कर्स है जो 48 डेज में सेम बिल्डिंग को पेंट करेंगे उनको हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर वर्कर्स हो 12 तो बिल्डिंग को पेंट करने के लिए कितने डेज रिक्वायर्ड होते हैं, 20 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। यानी अगर हमारे पास वर्कर हो 12 वर्कर्स हो तो फिर देन 12 वर्कर्स जो बिल्डिंग को पेंट करते हैं वो कितने डेज में करते हैं, वो 20 डेज में करते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों वर्कर और डेज में क्या बनाएंगे, प्रपोर्शन बनाएंगे। तो टेबल में फर्स्ट कॉलम में हमने उस क्वांटिटी को रखना है जो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है, तो वर्कर्स को हम फर्स्ट कॉलम में रखेंगे और सेकंड कॉलम में हम क्या रखेंगे, डेज रखेंगे। अब जो गिवन आपके पास डेटा है क्वेश्चंस के अंदर वो ये है कि वर्कर्स अगर 12 हो तो बिल्डिंग को पेंट करने के लिए 20 डेज चाहिए। यानी अगर आपके पास वर्कर 12 है तो बिल्डिंग को पेंट करने में कितने डेज लगते हैं, 20 डेज लगते हैं। अब हमने ये फाइंड करना है कि अगर आपके पास डेज हो 48 यानी पार्ट 2 में कितने डेज है, 48 डेज हो तो फिर 48 डेज में सेम बिल्डिंग को पेंट करने के लिए जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको हमने सपोज किया है x। तो 48 के करस्पॉन्डिंग हम x लिख देंगे और ये जो वर्कर के कॉलम में हम एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम इन दोनों वर्कर्स और डेज में प्रपोर्शन बनाएंगे। तो जब वर्कर डेज थे 20 यानी जब 20 दिन थे तो 20 डेज में बिल्डिंग को पेंट करने के लिए कितने वर्कर्स रिक्वायर होते थे, 12 वर्कर्स रिक्वायर होते थे। अब डेज हो गए 48 यानी 20 से क्या हो गए 48 हो गए। इट मींस के डेज इंक्रीज कर गए, बढ़ गए। तो जाहिर सी बात है जब डेज ज्यादा होंगे तो वर्कर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी अब हमारे पास दिन ज्यादा है तो हम जो है वो वर्कर्स जो है वो कम रख के भी इजीली क्या कर सकते हैं, काम रख सकते हैं। इट मींस के डेज इंक्रीज कर गए तो वर्कर्स क्या हो गए, डिक्रीज कर गए। तो इसका मतलब है डेज और वर्कर्स में जो प्रपोर्शन है वो क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है। तो फिर एरो हम एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे यानी सेकंड कॉलम में हम एरो डाउनवर्ड लगाएंगे। अब x डिवाइडेड बाय 12 यानी x को डिवाइड करेंगे 12 ये इक्वल होगा 20 डिवाइडेड बाय 48 के। तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 फोर क्या होता है, 12 वन 12, 12 फोर 48 होता है और 4 5 20 होता है। तो इट मींस के x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इट मींस के x को हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ वर्कर सपोज किया था फॉर 48 डेज। तो इसका मतलब है अगर वर्कर्स हो डेज हो 48 तो फिर जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो 5 वर्कर्स होने चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इनवर्स प्रपोर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 आइडेंटिकल पंप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स। What is the time taken to fill the tank if there are पार्ट 1 है 2 पंप्स एंड पार्ट 2 है 8 पंप्स। यहां पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के 3 आइडेंटिकल पंप यानी 3 आइडेंटिकल पंप मींस के एक जैसे पंप जो है वो एक टैंक को फिल करने में 40 मिनट्स का टाइम कंज्यूम करते हैं। What is the time taken to fill the tank if there are पार्ट 1 में है 2 पंप्स। यानी अगर आपके पास इसी तरह के 2 पंप्स हो
तो फिर जो टाइम लगेगा टू फिल द टैंक वो कितना लगेगा ये हमने फाइंड करना है। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपके पास अगर 8 पंप हो तो 8 पंप जो है वो इस टैंक को फिल करने में टाइम कितना कंज्यूम करेंगे ये हमने फाइंड करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये आपके पास एक टैंक है, इस टैंक को आपने वाटर से फिल करना है और ये आपके पास 3 आइडेंटिकल पंप्स हैं और ये जो 3 आइडेंटिकल पंप्स हैं इस टैंक को फिल करने में जो टाइम कंज्यूम करते हैं वो कितना करते हैं, 40 मिनट्स का टाइम कंज्यूम करते हैं। अब आपसे कह रहा है कि अगर इस तरह के 2 पंप हो यानी एक पंप हम हटा दें तो फिर इसी टैंक को फिल करने में कितना टाइम कंज्यूम होगा ये आपने फाइंड करना है पार्ट 1 में। तो हम पहले इसका पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय 2 पंप्स टू फिल द टैंक। तो जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है उसको हमने लेट करना है। तो लेट द टाइम इज इक्वल टू x टू फिल द पंप बाय 2 पंप टू फिल द टैंक बाय 2 पंप। अब हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो 3 आइडेंटिकल पंप जो हैं इस टैंक को 40 मिनट्स में फिल करते हैं। यानी अगर नंबर ऑफ पंप जो हो वो आपके पास 3 हो यानी 3 पंप्स जो है वो जो टाइम टेक करते हैं टू फिल द टैंक दैट इज 40 मिनट्स। तो अब हम लोग टाइम और नंबर ऑफ पंप्स में क्या बनाएंगे, प्रपोर्शंस बनाएंगे बाय टेबल। तो टेबल के 2 कॉलम्स हम रखेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमने उस क्वांटिटी को रखना है जो हमने फाइंड करनी है, सेकंड कॉलम में हमने नंबर ऑफ पंप्स को रखना है। तो अब अगर नंबर ऑफ पंप्स आपके पास 3 हो तो इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम जाता है, 40 मिनट का टाइम जाता है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। अब पार्ट 1 में हमारे पास पंप कितने हैं, 2 हैं। तो हम पंप के कॉलम में 2 रखेंगे और अगर पंप्स आपके पास 2 हो तो फिर इस टैंक को फिल करने में जो टाइम कंज्यूम होगा उसको हमने लेट किया है x मिनट। तो हम यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब ये जो टाइम वाला कॉलम है इसमें एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब प्रपोर्शंस बनाएंगे। तो जब पंप थे आपके पास 3 तो टैंक को फिल करने के लिए टाइम लगता था 40 मिनट्स का। अब पंप हो गए 2 यानी पंप कम हो गए, 2 हो गए, डिक्रीज कर गए। तो अब अगर जाहिर सी बात है जब पंप कम हुए तो फिर टाइम जो टैंक को फिल करने के लिए लगेगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इट मींस के अगर आपके पास पंप डिक्रीज हो गए तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पंप और टाइम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इट मींस के सेकंड कॉलम में हम एरो लगाएंगे फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में आपने डिवीजन करनी है। तो x डिवाइडेड बाय 40 ये इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 के। तो 40 सेकंड साइड पे आके 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 2 4 तो 22 40 होता है और 20 into 3 करते हैं तो ये 60 आता है। तो इट मींस कि 2 पंप्स को इस टैंक को फिल करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो 60 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये टाइम फाइंड करेंगे। अब इसी तरीके से स्टूडेंट इसका पार्ट 2 आपने करना है। तो पार्ट 2 में आपके पास जो पंप नंबर ऑफ पंप है वो 8 पंप है। तो हम उस टाइम को जो हमने फाइंड करना है फॉर द 8 पंप उसको लेट करते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय 8 पंप टू फिल द टैंक इज x। तो अब हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे और फर्स्ट कॉलम में हम लोग टाइम रखेंगे, सेकंड कॉलम में हम नंबर ऑफ पंप्स लिखेंगे। अब हमारे पास स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पंप्स थे 3। जब नंबर ऑफ पंप्स 3 थे तो टाइम कितना लगता था, 40 मिनट का लगता था। तो पंप्स के कॉलम में 3 और टाइम के कॉलम में 40 मिनट लिखेंगे। अब हमारे पास पार्ट 2 में नंबर ऑफ पंप्स हो गए 8। तो टाइम हमने सपोज किया है फॉर 8 पंप दैट इज x मिनट। अब हम जो फर्स्ट कॉलम में टाइम के कॉलम में एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में।
अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब पंप थे आपके पास 3, तो टाइम लगता था टू फिल द टैंक दैट इज 40 मिनट। अब पंप हो गए 8, यानी पंप इंक्रीज कर गए, बढ़ गए, तो फिर टाइम जो कंज्यूम होगा टू फिल द टैंक वो ऑब्वियसली कम लगेगा। तो पंप इंक्रीज करने से टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इट मींस कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम सेकंड कॉलम में एरो डाउनवर्ड लगाएंगे। तो अब x डिवाइडेड बाय 40 इक्वल होगा 3/8 के। तो यहां से x इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय 40 आएगा। 8 5 ज़र 40, 5 3 ज़र 15। तो इट मींस के 8 पंप को इस टैंक को फिल करने के लिए जो टाइम लगेगा, जो टाइम कंज्यूम होगा फॉर 8 पंप टू फिल द टैंक इज 15 मिनट, यानी 15 मिनट में ये पंप फिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ सोल्जर्स राशन इज 650 ग्राम पर डे and there are enough supplies to last 12 days, how long would the supply last if his ration is 780 ग्राम पर डे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि जो सोल्जर्स हैं, जो फौजी हैं, उनका जो राशन है 650 ग्राम पर डे है, यानी एक दिन में जो राशन लगता है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर इस तरीके से लिखा जाए 650 ग्राम डिवाइडेड बाय डे हो, तो इट मींस के एक दिन का जो राशन है वो 650 ग्राम है, और इसको पढ़ते हैं 650 ग्राम पर डे, यानी जो स्लैश है ये पर डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सोल्जर्स का राशन, एक दिन का जो राशन है वो 650 ग्राम है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, इफ सोल्जर्स राशन इज 650 ग्राम पर डे and this is our enough supply to last 12 days, और ये जो सप्लाई है ये 12 डेज के लिए क्या है, काफी है, इनफ है। How long would the supply last if his ration is 780 ग्राम पर डे, यानी अगर 780 ग्राम पर डे का राशन यूज होगा तो फिर कितने दिन के लिए ये जो राशन है ये काफी होगा, यानी लास्ट होगा, कितने दिन तक ये चलेगा, ये हमने फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, और जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है उसको हमने लेट करना है x। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है हाउ लॉन्ग वुड द सप्लाई लास्ट इफ हिज राशन इज 780 ग्राम पर डेज हो, यानी हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो लेट द नंबर ऑफ डेज, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज है उसको हम क्या कर लेते हैं, उनको हम x डेज लेट कर लेते हैं। अब हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन ये है कि अगर पर डे का राशन हो 650 ग्राम, तो ये कितने दिन तक इनफ है, 12 डेज तक इनफ है, यानी 650 ग्राम पर डे का जो राशन है वो आपके पास, उसके लिए जो डेज रिक्वायर्ड होते हैं, जो डेज चलते हैं, ये इनफ जो है, ये खुराक जो है ये 12 डेज के लिए क्या है, काफी है। तो अब हमने प्रोपोर्शंस बनाना है, तो जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, यानी हमने डेज फाइंड करना है, यानी टाइम फाइंड करना है, तो इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और जो राशन है उसको हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम में लिखना है। अब अगर राशन हो आपके पास 650 ग्राम पर डे के हिसाब से, तो फिर डेज जो लगते हैं वो इस राशन को पूरा होने में, इस राशन की जो डेज खत्म होने में जो डेज रिक्वायर्ड होंगे वो 12 डेज होंगे। और अगर आपके पास राशन हो 780 ग्राम पर डे के हिसाब से, तो फिर इसके लिए इस राशन को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, ये इसको हमने क्या सपोज किया है, x सपोज किया है। तो अब फर्स्ट कॉलम में हम एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखें, अगर प्रोपोर्शन बनाए तो जब राशन था 650 ग्राम पर डे के हिसाब से, तो उस वक्त दिन लगते थे उस राशन को खत्म होने में 12 डेज लगते थे। अब राशन हो गया 780 डेज, यानी राशन क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है।
पर डे के हिसाब से राशन इंक्रीज कर गया है, यानी एक फौजी जो है वो ज्यादा खाना स्टार्ट हो गया है। पहले वो 650 ग्राम पर डे खा रहा था, अब 780 ग्राम पर डे खा रहा है, यानी वो एक वक्त में ज्यादा खा रहा है। तो जब ज्यादा खाएगा तो फिर दिन क्या लगेंगे, राशन के खत्म होने में दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो इट मींस कि ये जो प्रपोर्शन बनेगा बिटवीन राशन एंड डेज वो आपके पास इनवर्स प्रपोर्शन होगा। तो सेकंड कॉलम में भी हम एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि जब एक दिन में फौजी ज्यादा खुराक खाएंगे, पहले एक दिन में 650 ग्राम का खाना खाते थे तो 12 डेज लगते थे उस खाने को खत्म होने में, उस फीड को खत्म होने में। अब एक दिन में वो 780 ग्राम की खुराक खा रहे हैं, फीड खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर जो डेज होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि एक दिन में उनका खाना क्या हो गया, बढ़ गया है, ज्यादा खाने वो लग गए। तो अब हम x फाइंड करेंगे, तो x डिवाइडेड बाय 12 ये इक्वल होगा, सेकंड कॉलम में एरो डाउनवर्ड है तो ये 650 डिवाइडेड बाय 780 होगा, तो 0 और 0 कैंसिल, तो ये 65 डिवाइडेड बाय 780 आएगा। तो यहां से 12 सेकंड साइड पे आके 65 डिवाइडेड बाय 78 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 3 ज़र 6, 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, नहीं 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 और 13 5 ज़र क्या होता है 65 होता है, तो 5 2 ज़र क्या आ जाएगा 10। तो इट मींस के अगर वो पर डे में यानी एक दिन में 780 ग्राम का राशन क्या कर लेते हैं, खत्म करते हैं, तो फिर इस राशन को खत्म होने में जो टोटल डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे, वो 10 डेज लगेंगे, यानी 10 डेज में उनका राशन जो है वो मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे डेज डिक्रीज कर गए।